नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेके आपके पास आऊँगा, जो कि हमारा दूसरा वीडियो होगा और वो वीडियो टाइप्स ऑफ बोरोवर के संदर्भित होगा। दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के संदर्भ में हमने ये वीडियो लिया है और सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में जो हमें सबसे ज़रूरी है वो तीन चीज़ें हैं कि इसको हमने तीन भाग में डिवाइड किया है: टाइप ऑफ बोरोवर, टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसका सिलेक्शन सिर्फ इन तीन चीज़ों के आधार पे ही हम करते हैं। हमने किस बोरोवर से क्या लेना है, हमें किस तरह की फैसिलिटी देना है, उससे क्या संबंधित डॉक्यूमेंट लेना है और क्या सिक्योरिटी हमने लिया है उसके बेस पे लेना है। तो दोस्तों, इस पूरे सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला वीडियो हमारा टाइप्स ऑफ बोरोवर से संबंधित होगा, जबकि दूसरा वीडियो टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होगा। तो समय को ना गंवाते हुए हम चलते हैं। आपका जो आज का पहला वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ बोरोवर में। टाइप्स ऑफ बोरोवर में दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के बोरोवर होते हैं। मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताऊंगा कि उसमें उससे संबंधित क्या बारीकियां आपको लेनी चाहिए। सबसे पहला हमारा है माइनर। दोस्तों, माइनर वो होता है जो 18 साल का एज अभी तक नहीं क्रॉस किया है। इवन यदि उसको कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया गार्जियन, उसके बावजूद भी वो 18 साल में ही मेजर होगा। ये आप जान लीजिए, 18 साल यदि पूरा हो गया तो वो मेजर हो गया, कहीं 21 साल का कोई कंसेप्ट अब नहीं है। माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। माइनर यदि पहले कोई चीज़ किया है और बाद में उसको रेटिफाई करना चाहता है तो वो किसी भी एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। माइनर यदि नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए कोई लोन लिया है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है और उस केस में सेक्शन 68 के तहत माइनर से अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। एक और केस है, यदि जैसे कि हम करते हैं रूल ऑफ स्टॉपल। मतलब क्या है कि फॉल्सली वो कहता है कि मैं मेजर हो गया और वो रिप्रेजेंट कर देता है अपने एज को और लोन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है, तो उस कंडीशन में भी बैंक उससे रिकवर नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम माइनर का अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले हम उसमें डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। दोस्तों, माइनर यदि मान लीजिए कोई मेजर माइनर के लिए गारंटी देता है तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनिशियल से ही वो वैलिड नहीं है। बेसिक जो है कॉन्ट्रैक्ट का है वही वॉइड है। तो माइनर यदि कोई मेजर ये कहता है कि माइनर के, इवन उसके फादर कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ आप माइनर को लोन दे दीजिए, तो वो गारंटी भी इनवैलिड हो जाएगा। आप ये सोचिए कि माइनर जब कोई पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड नहीं करता है तो माइनर को हम इंसॉल्वेंट भी नहीं घोषित कर सकते। माइनर को किसी भी संदर्भ में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि यदि माइनर की कोई प्रॉपर्टी ली गई है तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फैक्शन ऑफ ड्यूज के संदर्भ में हम नहीं रख सकते और वो प्रॉपर्टी उसे रिटर्न कर दी जाती है। अब एक ही कंडीशन आता है दोस्तों कि माइनर पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर बन सकता है यदि बाकी पार्टनर का कंसेंट है तो, और इस कंसेंट के बाद वो किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट होगा उसके एंजॉयमेंट के लिए रहेगा, प्रॉफिट के शेयरिंग के लिए होगा। यदि माइनर उसमें पार्टनर है तो उसकी गिनती नंबर ऑफ पार्टनर में नहीं की जाएगी। यदि पहले से 5 है, एक माइनर है, तो पार्टनर 5 ही होंगे, 6 पार्टनर नहीं माना जाएगा। अब ये यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि यदि वो माइनर के टाइम में यदि वो पार्टनर बन गया तो वो मेजर जब होता है तो उसे बताना होगा कि मैं इसमें रहना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, और इसके लिए 6 मंथ का पीरियड दिया गया है। और ये 6 मंथ का जो कंडीशन है ये दो चीज़ों से गिनती की जाएगी, या तो जिस दिन वो मेजर हुआ है या उसे जिस दिन पता चला है कि मैं पार्टनर हूँ। यदि वो उसको पहले से पता है कि मैं 18 साल से पहले ही से ही पता है उसे कि मैं पार्टनर हूँ किसी कंपनी में, तो अच्छी बात है। यदि 18 साल से बाद के बाद पता चला है, अटेनिंग मेजोरिटी के बाद उसको पता चला है कि मैं यहाँ पे पार्टनर था, तो उस दोनों केस में क्या किया जा सकता है कि जो बाद में होगा वहाँ से मतलब
6 महीने तक उसको टाइम दिया जाएगा, दोनों में से जो बाद में होगा, या तो 18 साल जिस दिन अटेंड किया या जिस दिन उसे पता चला, दोनों में से जो बाद में है वहाँ से 6 महीने तक उसे टाइम दिया जाता है कि या तो वो वहाँ कंपनी में कंटिन्यू करे। यदि वो साइलेंट रहता है तो जिस दिन से उसने ज्वाइन किया है एज ए पार्टनर उस दिन से वो कंपनी के या पार्टनरशिप फर्म के हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ये माइनर से संबंधित चीज़ें थी। अब दूसरा हमारा आता है, वो आता है इलिटरेट। इलिटरेट या ब्लाइंड, ये दोनों जो केस है दोस्तों, इसमें दोनों लगभग समान है, क्योंकि इलिटरेट है जिसको लिखना नहीं आता है, और ब्लाइंड वो है जो कुछ देख नहीं सकता। तो डॉक्यूमेंट क्या क्रिएट किए जा रहे हैं उसे पता नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एक सिचुएशन बन सकती है कि उसका कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया जा सकता है, ये वो क्लेम कर सकता है। इलिटरेट या ब्लाइंड दोनों ये कह सकता है कि उसका कंसेंट जो है वो ऑब्टेन किया गया है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए जो हमें सबसे ज़रूरी है कि एक डिक्लेरेशन लेना है इंडिपेंडेंट पर्सन से, और उस डिक्लेरेशन में 2 बातें लिखी होनी चाहिए। पहली बात ये होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट इज़ रीड आउट टू द इलिटरेट इन हिज ओन लैंग्वेज, उसका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसे बता दिया गया है। और दूसरा है कि ही हैज़ पुट द LTI और RTI जो भी कंडीशन है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सेम इन हिज प्रेजेंस, मतलब उसने सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद हमने उससे LTI और RTI लिया है। तीसरा ये है कि यदि LTI या RTI हम किसी का लेते हैं इलिटरेट का, तो हमें डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट के नीचे LTI ऑफ सो एंड सो, RTI ऑफ सो एंड सो लिखना है। वहाँ पे हमें उसको अपना सिग्नेचर करके उसे ऑथेंटिकेट नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। ब्लाइंड के केस में एक और प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है कि यदि ब्लाइंड लिटरेट है तो ब्लाइंड लिटरेट होने के बावजूद भी उसका डॉक्यूमेंट साइन करवा के लेंगे, और वो जो डिक्लेरेशन हमने पहले लिया है वो डिक्लेरेशन हमें फिर से लेना होगा, ब्लाइंड के केस में भी लेना होगा। और ब्लाइंड यदि लिटरेट है तो सिग्नेचर प्लस थंब इम्प्रेशन दोनों ऑब्टेन करना है। दोस्तों तीसरा हमारा आता है लूनाटिक्स और ड्रंकेड पर्सन। लूनाटिक्स का मतलब होता है कि मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, और जो अनसाउंड माइंड है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं होता है। सेम केस हो जाता है कि यदि वो ड्रंकेड पर्सन है, मतलब हेविली ड्रंक है या इंटॉक्सिकेटेड है, तो वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। इस केस में यदि कोई पर्सन हमारे पास आता है ड्रंकन के कंडीशन में भी, तो हम उससे डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में वो हमें क्लेम कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट हमने सही माइंड पे नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत। नेक्स्ट होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो होता है दोस्तों, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट जो होता है वो कंपिटेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि दे आर प्रोहिबिटेड टू इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसका हो जाता है, और वो कोई भी चार्ज क्रिएट करने के लिए लायबल नहीं होता है। तो इंस्टॉलमेंट को भी हम लोन नहीं दे सकते और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा आता है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है जो इम्प्रेजनमेंट में है, जो जेल में है, और जब जेल में है तो आप ये सोचिए कि यदि वो ड्यूरिंग इम्प्रेजनमेंट मतलब इम्प्रेजनमेंट पीरियड में है तो वो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और डॉक्यूमेंट उससे हम क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक मैरी डोमेन है। मैरी डोमेन के कंडीशन में दोस्तों ये माना गया है कि जो हिंदू फीमेल है वो किसी भी प्रॉपर्टी यदि उसके नाम से है तो उसका एब्सोल्यूट ओनर है, और उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। उसके हस्बैंड को हम तभी लायबल कर सकते हैं या जबकि वो लोन उसके हस्बैंड के कंसेंट से लिया गया है, या उसको उसके हस्बैंड ने उसे देने से मना किया है और उसने लोन लिया है, इसका प्रूफ उस लेडी के पास है। तीसरा कंडीशन ये है कि जो वो लेडी है वो लेडी अपने आप को इंस्टॉलमेंट कभी भी घोषित कर सकती है अपने ऑन डेप्ट के लिए, इवन उसके हस्बैंड सॉल्वेंट है उसके बावजूद भी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए एक ज़रूरी हो जाता है यदि हमने मैरिड लेडी को लोन दिया है तो उसके हस्बैंड को हमें को बोरोवर या गारंटर जरूर बनाना है ताकि उसको हम लायबल कर सकें। अब नेक्स्ट आता है पर्दानसीन लेडी। पर्दानसीन लेडी वो है जो कंप्लीट सिक्लूजन में होती है, वो कोई भी अपने परिवार के अलावा और किसी से बात नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आ सकती है, क्योंकि
पहला ये कंडीशन उसके साथ होगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके साथ हो सकता है, या उसके फ्री अपनी इच्छा के विरुद्ध किया गया है, ये दोनों काम हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंस ऑफ अ अटॉर्नी करना चाहिए। उसने किसी को अटॉर्नी दिया हुआ है और उसके प्रेजेंस में वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए गए हैं, और उस अटॉर्नी से हमें डिक्लेरेशन लेना चाहिए कि दैट डॉक्यूमेंट आर प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय दैट लेडी। यदि उसने ऐसा कर दिया है तो वहाँ पर हम सेफ हो जाते हैं। नॉर्मली हम प्रधानसीन लेडी के केस में, बहुत रेयर केस होता है डॉक्यूमेंटेशन के संदर्भ में ये फाइनेंस करने में, और इंडिया में बहुत कम ऐसी लेडी आज के डेट में है, तो हमें इस पर थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर वो कहलाता है, एग्जीक्यूटर वो होता है जो कि विल के थ्रू जिसको की प्रॉपर्टी मिली है। मतलब ये है कि यदि नेचुरल गार्जियन नहीं है तो किसी को, यदि किसी के नाम से विल की गई है तो वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी वो आती है। तो एग्जीक्यूट किया गया विल, तो आप ये सोचिए कि यदि प्रोबेट नहीं लिया गया है, प्रोबेट नहीं किया गया, प्रोबेट हम कहते हैं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि ये अब विल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि प्रोबेट नहीं किए गए हैं तो बोरोवर सिर्फ अपने पर्सनल कैपेसिटी पे, मतलब उसके पहले यदि कुछ है तो उस पर लोन से ले सकता है, लेकिन प्रोबेट के बाद यदि उसको ऑथराइज किया गया है विल के द्वारा लोन लेने के लिए तो वो लोन ले सकता है। यदि एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर एक से ज़्यादा हो तो दोनों के केस में हमें जॉइंटली और इंडिविजुअली दोनों उसको लायबल करना है, तो उस हिसाब से हमें उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लब एंड सोसाइटी। क्लब एंड सोसाइटी लोन के लिए तभी परमिटेड हो सकती है जब बायलॉज ऑफ द सोसाइटी जो बनी है उस पर ये चीज़ लिखा हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात है, लोन सिर्फ जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव है, जो बायलॉज में जो ऑब्जेक्टिव लिखी गई है उसी के पे दे सकते हैं। जिस पर्पज़ के लिए वो सोसाइटी या क्लब बनी है सिर्फ उसी के लिए हम उसको लोन दे सकते हैं। बायलॉज में ये भी लिखा होना चाहिए कि बोरोइंग पावर किसके नाम से है और वो कितनी है। उसके हिसाब से मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कौन, पावर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी क्या होगी, जो सिक्योरिटी को चार्ज क्रिएट करेगा। उसके साथ ही एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा कि उसको लोन दिया जा सकता है। वैसे दोस्तों क्लब एंड सोसाइटीज़ के केस में और कुछ बारीकियां हो सकती है, इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि यदि आप क्लब एंड सोसाइटीज़ को लोन देना चाहते हैं तो आप अपने कंट्रोलिंग ऑफिस को ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आता है दोस्तों एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये 3 कम्युनिटी को माना जाता है, 3 कम्युनिटी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो एचयूएफ होता है हिंदू, सिख या जैन, ये तीनों कम्युनिटी में कोई भी जो एक परिवार में रहता है और मतलब उसके अलावा 3 जनरेशन एक साथ रहते हों तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट कर सकता है। और एचयूएफ के केस में सिर्फ हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए लोन देते हैं। हम एक चीज़ और माने कि हमारा एचयूएफ जो है वो किसी भी केस में कहीं पर भी पार्टनर नहीं हो सकता, और जब हम एचयूएफ को लोन फाइनेंस कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एक अंडरटेकिंग लेना है को पार्टनर प्लस कर्ता दोनों से कि पर्पज ऑफ एडवांस क्या है, वो फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए है। को पार्टनर को यदि हमने ले लिया तो वो जॉइंटली और इंडिविजुअली दोनों लायबल होगा। और तीसरा अंडरटेकिंग ये होगा कि वो कंटिन्यू लायबल होगा आफ्टर सेपरेशन ऑफ एचयूएफ ऑल्सो, जब तक कि उसने जब नोटिस नहीं दे दिया है बैंक को नोटिस देने तक वो लायबल होगा। तो जब हम ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कराएंगे तो डॉक्यूमेंट क्रिएट कराने के लिए कर्ता प्लस जितने भी को पार्टनर है सबसे हमें साइन करवाना चाहिए। यदि कोई को पार्टनर माइनर है तो उसके गार्जियन उसके लिए साइन करेंगे। लाइबिलिटी जो है कर्ता का वो अनलिमिटेड होता है और कर्ता एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्ज क्रिएट कर सकता है। एचयूएफ एज ए एचयूएफ वो कहीं पर भी पार्टनर नहीं बन सकता है। एचयूएफ कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐसा है कि एचयूएफ कहीं पर भी कोई पार्टनर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि ट्रस्ट को हम तभी लोन दे सकते हैं जब वो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। सिर्फ ट्रस्ट डीड में यदि लिखा हुआ है लोन लेने के लिए तो हम ट्रस्टी को लोन दे सकते हैं। ट्रस्टी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ट्रस्टी कोई भी पावर डेलीगेट नहीं कर सकता। यदि ट्रस्टी 4 हैं किसी ट्रस्ट में तो चारों साइन करेगा। यदि उसके ट्रस्ट डीड में लिखा है 2 साइन करने के लिए तो 2 कर सकता है, बट वो 2 किसी और को पावर नहीं दे सकता कि ये हमारे बिहाफ में डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा या कुछ करेगा। तो ट्रस्टी के पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कोई भी पावर नहीं है।
जब भी हम ट्रस्ट को लोन देते हैं तो जीरोक्स कॉपी ऑफ ट्रस्ट हमारे पास हमेशा होना चाहिए। यदि हम पब्लिक ट्रस्ट को लोन दे रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड मॉर्गेज कर रहे हैं तो उस केस में हमें प्रायर परमिशन लेना चाहिए चैरिटी कमिश्नर से। इसके साथ ही जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी के साथ जो पर्सनल गारंटी है वो सारे ट्रस्टी का वो भी हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को मिला के बनाया जाता है, जिसमें कि 100 हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लिमिट करके मैक्सिमम अभी पार्टनरशिप फर्म में 50 को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें ऑरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। यदि पार्टनरशिप डीड बनी है तो वो रजिस्टर्ड है तो स्टैम्प ड्यूटी एज पर स्टेट एक्ट के थ्रू दिया जाता है। यदि कहीं पे पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत होगा। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि पार्टनरशिप फर्म में HUF, माइनर, इंसॉल्वेंट, इंसेन और NBFC ये कभी भी पार्टनर नहीं हो सकते। HUF, माइनर, इंसॉल्वेंट, इंसेन और NBFC कभी भी पार्टनर नहीं हो सकते। आप ये सोचिए कि हमेशा पार्टनरशिप फर्म को जब हम लोन देते हैं, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 69 सेक्शन हमें कहता है कि हमको उसी पार्टनरशिप फर्म को लोन देना चाहिए जो रजिस्ट्रार विथ फर्म के साथ रजिस्टर्ड हो। हालांकि ये कोई कंपल्सन नहीं है, बट ये हमें मैंडेट करता है, इट इज़ टू बी एडवाइजेबल। ये कहता है इट इज़ टू बी एडवाइजेबल, तो रजिस्ट्रार और फर्म के साथ जब तक रजिस्टर्ड ना हो तब तक हमें फाइनेंस नहीं करना चाहिए। तो ये हमें देखना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यदि वो पार्टनरशिप फर्म खुद रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता किसी से कोई लोन लेने के लिए या कुछ भी, नॉट लोन, किसी से पैसा रिकवर करने के लिए वो खुद नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा ये होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जो है फर्म जो है पार्टनरशिप में ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए पार्टनर के पास दोनों स्टेटस होता है। वो एजेंट भी हो सकता है, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, दोनों केस में होता है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसलिए हमें उसे जॉइंटली प्लस इंडिविजुअली दोनों साइन करवाना चाहिए। यहाँ पे हमें जो भी, जैसे A1 में एक तो सील के अंदर भी साइन होनी चाहिए और एक सील के बाहर इंडिविजुअली भी उसको लायबल करना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में सबसे ज़्यादा दोस्तों ये है, यदि पार्टनर का कोई असेट है और उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी है और फर्म की भी लायबिलिटी है, और जो उसका असेट है वो पर्सनल लायबिलिटी को पे करने के बाद कुछ बच जाती है, कुछ सरप्लस हो जाता है, तो वो फर्म के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब ये है कि पार्टनर असेट फर्स्ट यूज टू बी पर्सनल लायबिलिटी, यदि सरप्लस है तो उसको हम फिर जो फर्म के जो डेप्ट हैं उसको हम पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। यदि पार्टनर्स दोनों फर्म में आइडेंटिकल है, मतलब ABC इसमें भी पार्टनर है और किसी और कंपनी में भी ABC पार्टनर है, तो दोनों को सेम माना जाता है और वहाँ पर हम राइट टू सेटअप का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई राम एंड को बनाया, उसमें भी ABC पार्टनर है, और श्याम एंड को बनाया, उसमें भी ABC पार्टनर है। ये दोनों पार्टनर यदि सेम है तो उस केस में आइडेंटिकल माना जाता है और एक ही पार्टनर हो माना जाएगा दोनों में, और राइट टू सेटअप दोनों अकाउंट के बीच में हम कर सकते हैं। कंपनी को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत ये होती है कि यदि डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए या कोई इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो जाए तो हमें उस अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। यदि डेबिट बैलेंस कोई है तो उसको फ्रेश लिमिट सैंक्शन करना चाहिए, फिर नए पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, क्योंकि ये डीड के हिसाब से बनता है और डीड जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता है। नेक्स्ट है LLP हम उसको कहते हैं जिसमें कि मिनिमम 2 पार्टनर हो और एक पार्टनर इंडियन रेसिडेंट हो। मैक्सिमम पार्टनर की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप ये सोचिए LLP जो है वो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच का है, जो कि हमें कुछ मतलब पार्टनरशिप फर्म से ज़्यादा और कंपनी से कम प्रिविलेज देता है, ये मानिए यहाँ पे। तो LLP में 2 पार्टनर हो सकते हैं, एक इंडियन रेसिडेंट होगा और मैक्सिमम जो है उसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड किए जाते हैं। LLP कभी भी कोई फंड रेज नहीं कर सकता। LLP में क्या है, पार्टनरशिप फर्म में क्या था कि यदि वो एक एक्सपायर कर गया एक पार्टनर तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। ये परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब यदि एक का डेथ हो भी जाता है तब भी वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन LLP में क्या है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर सिर्फ उतने तक है जितना कि उसका कंट्रीब्यूशन उस LLP में है।
कोई भी पर्सनल असेट, जैसे उसमें क्या था कि पर्सनल असेट उसके लिए लायबल था, लेकिन एलएलपी में कोई पर्सनल असेट लायबल नहीं है। कोई भी फर्म या कंपनी है वो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है। यदि कोई पार्टनर रिजाइन करना चाहता है एलएलपी में तो मिनिमम 30 डेज का उसे नोटिस देना कंपलसरी है। और दोस्तों लास्ट हमारा है वो है कंपनीज। कंपनीज के केस में हमें ये देखना है कि कंपनी हमेशा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर होता है, जबकि डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के वो एजेंट या मैनेजर आप कह सकते हो। इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट है जो कंपलसरी है, जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो आउटडोर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है, क्योंकि कंपनी के बाहर लोग उसके बारे में जान सकते हैं कि वो कंपनी क्या है, उस कंपनी में कितने कैपिटल है, उस कंपनी का ऑफिस कहाँ कहाँ है, वो उस कंपनी की लायबिलिटी कहाँ है। तो ये सारा चीज़ वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा इंडोर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है। और इंडोर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि उसका बोरोइंग पावर जो डायरेक्टर का है वो कितना है, रूल क्या है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, और कॉमन सील कहाँ यूज किए जाएंगे। ये सारा चीज़ हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के कारण होता है, इसलिए इसको इंडोर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तीसरा हमारा आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ये आरओसी हम इशू करता है, और ये तब इशू करता है जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों आरओसी के सामने प्रमोटर के द्वारा फाइल किया जाता है। तो ये फाइल करने के बाद कंपनी उसे कन्फर्म करती है, और कंपनी का नाम उस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब बर्थ सर्टिफिकेट है इसका कंपनी का। कंपनी यदि कंपनी के पास ये नहीं है तो कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब तो उसके मतलब ही नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये हमारे लिए ज़रूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होता है। ये क्या है कि 2015 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन अगेन 2018 में पब्लिक कंपनी के लिए इसे कंपलसरी कर दिया गया। और जो भी कंपनी 2 नवंबर 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये हमें तब लेना है जबकि बोरोइंग पावर उसको कोई भी लोन वो लेना चाहता है। तो मतलब क्या है कि वो अपने बोरोइंग पावर के एक्सरसाइज करने के पहले ही उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। नेक्स्ट आता है दोस्तों बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन क्या है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पास किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक होना चाहिए किसी भी बैंक के लिए, जब भी दिए गए। ओमनिबस भी दिए जा सकते हैं, यदि उसका ऑफिस 4-5 जगह पे है तो वो ओमनिबस भी दे सकता है। इसके साथ जो पर्सनल है कौन उसके अकाउंट को ऑपरेट करेगा वो बोर्ड रिजोल्यूशन बताता है। टाइटल डीड कौन डिपॉजिट करेगा वो बोर्ड रिजोल्यूशन बताता है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि बोर्ड रिजोल्यूशन में चेयरमैन ऑफ द कमेटी तो साइन करेगा, लेकिन उसके साथ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, क्योंकि सेक्रेटरी परमानेंट स्टाफ है इसलिए सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक चीज़ और है कि कॉमन सील जो है ये कहाँ पे डालना है या कहाँ पे नहीं डालना है, ये तो या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है या बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके उसमें बताया जा सकता है। एक प्रिकॉशन और कंपनीज के लिए हमें लेने की ज़रूरत होती है कि यदि कंपनी बोरो करती है अपनी पेडअप कैपिटल और रिजर्व, उसका पेडअप कैपिटल और रिजर्व है जितना है उससे ज़्यादा यदि बोरो करता है तो उसे कंसेंट लेना होता है जनरल बॉडी मीटिंग मिला के शेयर होल्डर का। तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास की जाती है यदि वो लोन अपने पेडअप कैपिटल और रिजर्व से ज़्यादा लेना चाहता है। लेकिन कोई शॉर्ट टर्म लोन यदि लेना चाहता है जैसे कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट या बिल्स परचेज करता है तो वो इसके अंडर में कवर नहीं होता। यदि लॉन्ग टर्म कोई लोन लेना चाहता है और पेडअप कैपिटल और रिजर्व से ज़्यादा हो रहा है तो वो ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारा था टाइप्स ऑफ बोरोवर। इसके साथ ही आज हमारा ये टाइप्स ऑफ बोरोवर का ख़त्म हो रहा है। मैं आपको दूसरा वीडियो जो टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटीज़ से संबंधित होगी वो जल्दी ही कोशिश करूँगा कि आपको उपलब्ध कराऊँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो चीज़ें इसमें कवर की है उससे आपके डाउट क्लियर हुए हैं, आपको टाइप्स ऑफ बोरोवर से संबंधित सारी भ्रांतियाँ आपकी दूर हो गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बैंकर दोस्त
इससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों, इसके साथ यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो कभी भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कहते हुए मैं इसको आज समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको उपलब्ध कराऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।